गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा ये गुड बताइए। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा था बताओ। मैम मैं करा रही थी आप लोगों को। अभी प्रेरणा के घटक। मैम हाँ अभी प्रेरणा के आप घटक कराए थे आपने, और हाँ मैं विशेषताएं आपने होमवर्क की। हाँ। आप जरा कोई एक बच्चा विशेषताएं बताओ, क्या क्या विशेषताएं बनेंगी इसकी। आवाज आपकी डिस्टर्ब हो रही है। विशेषताएं बनेंगी हाँ। किसी भी कार्य को करने के लिए ना की आवश्यकता होती है। मैम मैम किसी भी कार्य को करने के लिए हमें अभी। अच्छा दूसरा। मैम दूसरा, अभिप्रेरणा द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सकता है। हाँ हाँ, सीधा एक सेंटेंस बन जाएगा कि अभिप्रेरणा के द्वारा किसी के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, और कोई और बताओ। मैम अभिप्रेरणा द्वारा, और कोई बच्चा बताओ। दो आपने बता दी, और कोई दो और मैम बताओ। अभी प्रेरणा द्वारा ध्यान केंद्रित रहता है। ध्यान केंद्रित कैसे रहता है, ये कहाँ से लिया आपने सेंटेंस। मैम इससे बालक को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अच्छा, और अभिप्रेरणा से सीखने की इच्छा प्रबल होती है। हाँ ठीक है। और एक दो मैं और बोल रही हूँ जरा अगर बालक एक सेकंड बस, बिल्कुल सही है सबके बालक ज्यादातर। अभिप्रेरणा। अच्छा। एक दो और मैं बोल रही हूँ, अगर लिखा हुआ है तो उसको रखे रहने देना। जैसे एक ये भी हो सकता है कि जो ये अभिप्रेरणा होती है ये हमारे लक्ष्यों को निर्देशित करती है, ये बताती है कि हमें किस लक्ष्य को कैसे हाँ प्राप्त मैम, करना है। ये लाइन जरूर कर लेना ये अलग लिखा से। है, लक्ष्य स्पष्ट होने पर अभिप्रेरणा द्वारा सरलता से प्राप्त किया जा सकता हाँ है। हाँ, कि ये हमारे लक्ष्य को क्या करती है, निर्देशित करती है, हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचने में सहायता करती है। और अभिप्रेरणा द्वारा गलत व्यवहार को नियंत्रित किया जा हाँ ठीक है, चलो सकता है। बस यही, बस 5-6 बहुत है विशेषता, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं, मैंने आपको कराया था अभिप्रेरणा के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन, जिसमें मैंने बताया था कि जो शुरू के 3 है वो क्या कहलाएंगे, प्रक्रिया कहलाएंगे अभिप्रेरणा की, और जो चारों मिलकर वो क्या कहलाएंगे, अभिप्रेरणा के घटक। जिसमें से मैंने आपको आवश्यकताएं, चालक और प्रोत्साहन समझा दिया था। ठीक है, आज मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में तुम लोगों को लिखवा देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, बोला हुआ कुछ दिन तक तो याद रहेगा, फिर बाद में याद रहे ना रहे हैं। हाँ भाई, समझ में सुनाई दे रहा है बेटा, बोलो तो सही। हाँ जी मैम, आ रही है आपकी आवाज। हाँ तो हाँ, अभिप्रेरणा के घटक, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखो लो। पहला डाल लो आवश्यकता या आवश्यकताएं, जहां मैंने कल समझा दिया था उसी के आगे अब डिटेल में लिखने के लिए पहली हेडिंग डाल लो, आवश्यकता या आवश्यकताएं। लिखो, प्रत्येक प्राणी की अपनी कुछ मूलभूत जैविकीय,
प्रत्येक प्राणी की अपनी कुछ मूलभूत जैविकीय, जैविकीय समझते हो क्या होता है? मैम बायोलॉजिकल नीड्स। हाँ, जो हम मतलब अपने जन्म के साथ जो हमें मिलती हैं, जैविकीय तथा मनोसामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी पूर्ति ना होने पर व्यक्ति में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिनकी पूर्ति ना होने पर व्यक्ति में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भोजन, जल, आदि की प्राप्ति जैविक आवश्यकता है। आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ जी मैम, आ रही है। भाई इतने सुन्न हो जाते हो ना तुम लोग सारे के सारे, मुझे लगता है मेरी आवाज ही नहीं जा रही, इसलिए पूछना पड़ता है बीच बीच में। ठीक है जी। तथा सुरक्षा, अब आगे लिखो, इसी में आगे से लिखते चले जाओ। तथा सुरक्षा, सम्मान एवं सामाजिक स्वीकृति, सुरक्षा, सम्मान एवं सामाजिक स्वीकृति आदि कुछ प्रमुख मनोसामाजिक आवश्यकताएं हैं। आदि कुछ प्रमुख मनोसामाजिक आवश्यकताएं हैं। सामाजिक प्रकृति से रिपीट करना। सामाजिक प्रकृति नहीं, सामाजिक स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, सामाजिक स्वीकृति आदि कुछ प्रमुख मनोसामाजिक आवश्यकताएं हैं। ठीक है, यानी कि आवश्यकताएं भी दो प्रकार की होती हैं, जैविकीय और मनोसामाजिक। जैविकीय में क्या होता है? खाना पीना, सोना, आराम करना, ये सब होती है जैविकीय आवश्यकताएं कि जो हम जन्म के साथ प्राप्त करते हैं। और मनोसामाजिक क्या होती हैं? जो हम समय के रहते रहते जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं हमें वो सारी चीजें मिलती रहती हैं। तो उसमें क्या होता है? सुरक्षा है, सम्मान है, सामाजिक स्वीकृति यानी कि समाज में रहने की हमारी स्वीकृति, यानी कि सब लोगों ने हमें समाज में स्वीकार कर लिया है। ये सारी की सारी आवश्यकताएं क्या कहलाती हैं? मनोसामाजिक आवश्यकताएं। हो गया यहां तक सबका? हाँ जी मैम, हो गया। दूसरी हेडिंग डालो, चालक। चालक, चालक किसी आवश्यकता को पूरी करने हेतु, चालक किसी आवश्यकता को पूरी करने हेतु प्राणी को या व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए क्रियाशील करता है। लिखा? हाँ जी मैम। इसी में आगे लिखो, जहां आवश्यकता शारीरिक होती है
जहां आवश्यकता शारीरिक होती है वहीं चालक व्यवहार से संबंधित होता है। वहीं चालक व्यवहार से संबंधित होता है। हो गया सबका? यस मैम। हाँ जी मैम, हो गया। चलो अब अगली हेडिंग डालो, प्रोत्साहन। लिखो इसमें, प्रोत्साहन वह उद्दीपक होता है जो व्यक्ति को क्रियाशील करने के लिए प्रेरित करता है। यहां लक्षित वस्तु की प्राप्ति ही प्रोत्साहन कहलाती है। प्राप्ति ही प्रोत्साहन कहलाती है। ठीक है, अब इसमें आप तीनों में एग्जाम्पल डाल सकते हो। भूख वाला, कि हमें भूख की आवश्यकता हुई तो हम भूख के लिए, खाना प्राप्त करने के लिए क्या हुए? क्रियाशील हुए। और जब हमें खाना प्राप्त हो गया तो वो हुआ हमारा प्रोत्साहन। ठीक है, तो एक ही उदाहरण को आप तीनों में इस्तेमाल कर सकते हो कि आवश्यकता क्या है, कि भूख का लगना या भोजन की आवश्यकता क्या है हमारा, एक अभिप्रेरणा का पहला घटक है। फिर दूसरा आएगा चालक, जब हम खाना लेने के लिए किचन में जाते हैं, खाना मंगवाते हैं, क्रियाशील होते हैं या अपने व्यवहार को क्या करते हैं, क्रियाशील करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा चालक। और जब हमें भोजन प्राप्त हो जाता है तो वो क्या कहलाता है हमारा इंसेंटिव या प्रोत्साहन। ठीक है, हाँ इसी में अब आगे लिखो, इन तीनों क्रियाओं को हिलगार्ड इन तीनों क्रियाओं को हिलगार्ड ने निम्न सूत्र में दर्शाया है। अब बस इसको ऐसे लिख लेना सीधा सीधा, आवश्यकता डैश चालक, या एरो बना लेना, और चालक से क्या मिलता है हमें? प्रोत्साहन। ठीक है, हिलगार्ड ने इसको एक सूत्र में बना दिया कि पहले व्यक्ति में आवश्यकता जन्म लेती है, आवश्यकता के लिए हम क्रियाशील होते हैं जिसे चालक कहा जाता है, और क्रियाशील होने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो कहलाता है प्रोत्साहन। हो गया बेटा? ठीक है मैम। हाँ जी मैम, हो गया। ओके, अब आ जाओ नंबर 4 पे, अभिप्रेरक। लिखो इसमें, अभिप्रेरक यानी कि हम इन्हें कहते हैं मोटिव्स, इंग्लिश में कहते हैं मोटिव्स। लिखो, अभिप्रेरक ऐसी शारीरिक तथा मानसिक दशाएं होती हैं या होते हैं, अभिप्रेरक ऐसे शारीरिक तथा मानसिक दशाएं होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति आवश्यकताओं के प्रति जिनके द्वारा व्यक्ति आवश्यकताओं के प्रति
प्रवृत्त होते हैं या आवश्यकताओं को प्राप्त करते हैं। प्रवृत्त होते हैं, या अगर प्रवृत्त नहीं लिख सकते, या आवश्यकताओं को प्राप्त करते हैं। अभिप्रेरकों को मुख्य रूप से व्यवहार अथवा क्रिया करने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्रिया करने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें एक परिभाषा लिख लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस भी है ये, मैकडूगल के अनुसार। लिख लोगे मैकडूगल? एक बार रिपीट कर दो। मैकडूगल के अनुसार, ये परिभाषा लिख लो। क्या रिपीट करूं बेटा शुरू से? मुख्य रूप से व्यवहार अथवा के बाद से क्रिया से संबंधित होती है, से संबंधित होते हैं। परिभाषा लिखो, इससे तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा क्या होते हैं। लिखो, अभिप्रेरक व्यक्ति के अंदर, अभिप्रेरक व्यक्ति के अंदर वो देहिक तथा मनोवैज्ञानिक, वो देहिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं होती हैं। यहां तक लिखा? फिर से सुन लो। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरक व्यक्ति के अंदर वो सभी दैहिक, यानी कि शारीरिक एक तरीके से, ठीक है ना, फिजिकल, दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं होती हैं जो उसे एक निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, जो उसे एक निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। फिर से मिला लो एक बार। मैकडूगल के अनुसार, ये परिभाषा होना बहुत जरूरी है, ऊपर अर्थ थोड़ा बहुत छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे समझो। अभिप्रेरक व्यक्ति के अंदर वो सभी दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे एक निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड हो गया? हो गया। अब आगे हेडिंग डालो। Yes, ma'am. हाँ, अभिप्रेरक के प्रकार। Ma'am, also provide this language, this definition to English, please. हाँ चलो लिख लो, इंग्लिश में लिख लो। अकॉर्डिंग टू मैकडूगल, मैकडूगल का नाम लिख लो इंग्लिश में, McDougal। प्रोनाउंसिएशन अलग होगी हिंदी में और लिखने में थोड़ा अलग है। यहाँ देखो मैंने लिख दिया है। अकॉर्डिंग टू मैकडूगल, इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, मोटिव्स आर दोज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस। ये लिखना, मोटिव्स आर दोज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस
which excites Yes, the ma'am. which excites the person to act in a certain way, to act in a certain way, inverted comma closed. हो गया कंप्लीट? Okay. Yes. चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मोटिव्स। मैंने हेडिंग डलवाई है, अभिप्रेरकों के प्रकार। लिखो इसमें, बस 2 प्रकार होते हैं, लिखो अभिप्रेरकों के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 जन्मजात अभिप्रेरक, जिन्हें हम कहते हैं इनेट मोटिव्स। अब इसके अंदर लिख लो, सीधा सा है, वैसे इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि मैं एक्सप्लेन करूं कि जो अभिप्रेरक व्यक्ति जन्म से प्राप्त करता है उनको हम क्या कहते हैं, जन्मजात अभिप्रेरक। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, भूख प्यास, आराम करना, सोना, खाना पीना, ये सब क्या होते हैं हमारे जन्मजात अभिप्रेरक। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा जन्मजात अभिप्रेरक। लिखवाने की जरूरत है इसमें कि मैं लाइन से लिखवाऊं तुम्हें? नहीं मैम। मैंने जो हाँ बोला, जन्मजात वो होते हैं जो जन्म के साथ बच्चा प्राप्त करता है। और एग्जाम्पल भी लिख देना इसमें, क्या होता है, भूख प्यास, सोना, खाना पीना आदि, ये सब क्या कहलाते हैं हमारे जन्मजात अभिप्रेरक। दूसरा टाइप लिखो अर्जित अभिप्रेरक। अर्जित अभिप्रेरक जिन्हें कहा जाता है एक्वायर्ड मोटिव्स। अच्छा, जैसे जन्मजात तो जन्म से प्राप्त करते, तो अर्जित कैसे होंगे? मैम जो समाज से हाँ, प्राप्त करते हैं, जो हम environment समाज से में प्राप्त करते हैं। रहकर प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करते चले जाते हैं, तो वो सब कहलाते हैं हमारे अर्जित प्रेरक। उदाहरण बताओ, एग्जाम्पल्स दो। Life goal, level of aspiration, और course of interest, habit. सीखते हैं, जैसे मैम संस्कृति के विषय में सीखना, हाँ, और रहना सहन के ढंग, ये सब इसमें ही आ जाएंगे। इसमें हमारा हाँ, आचार व्यवहार, अर्जित में हमारे मोटिव्स आएंगे, जैसे कि भाई हमें पद प्रतिष्ठा की लालसा होना, या हमें समाज में सम्मान मिलना, स्नेह मिलना, प्रेम मिलना, ये सब क्या होंगे हमारे अर्जित प्रेरक। जो हम चाहते हैं कि आसपास के लोगों से, आसपास के समाज से हमें प्राप्त हो, वो कहलाते हैं हमारे अर्जित प्रेरक। ठीक है, सबके एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे हेडिंग डालो अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। हाँ जी बोलो। मैम जो आपने दोनों लिखवाए हैं प्रकार, मैम ये जो आपने दोनों प्रकार लिखवाए हैं, इन्हीं को इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक भी बोलेंगे? आंतरिक और बाह्य? नहीं नहीं नहीं, ये आंतरिक और बाह्य नहीं होते। आंतरिक और बाह्य तो अभिप्रेरणाएं होती हैं। ओके, तो मैम वो टाइप्स नहीं होते उसके? अभिप्रेरणा के हाँ, वो टाइप्स कहलाए जा सकते हैं, अभिप्रेरणा के कहलाएंगे वो, अभिप्रेरक के नहीं। समझे? ओके मैम। है ना, वो जो आप मुझे बता रहे हो वो है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन एक तरीके से, और ये है हमारा टाइप्स ऑफ मोटिव्स। दोनों में डिफरेंस है। ओके मैम। ठीक है, अभिप्रेरणा तो क्या होती है कि हमें किसी कार्य को करने के लिए धकेलती है एक तरीके से कि भाई करो करो करो। और जबकि अभिप्रेरक क्या होते हैं, वो व्यक्ति में ही होते हैं, चाहे वो जन्मजात हो और चाहे वो समाज में रहकर प्राप्त करें, दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, ओके ओके, तो अब हाँ, अब अगला टॉपिक है आपका अभिप्रेरणा के सिद्धांत। लिख लिया सबने? जी मैम। अब इसमें पहला डालो अभिप्रेरणा का मूल, पहला सिद्धांत डालो अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। टेस्टर कहाँ है? अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति लिख लिया? हाँ जी मैम, लिया। हाँ, इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इनको?
मूल प्रवृत्ति को इंग्लिश में क्या कहेंगे, जरा बताओ इंग्लिश वाला बच्चा कोई। इंस्टिंक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हाँ, इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन लिखो इसके अंदर। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने किया था। अभी जो पीछे जिसकी मैंने डेफिनेशन लिखाई थी वही नाम है यहाँ पर, मैकडूगल ने किया था। यह सिद्धांत इस बात का स्पष्टीकरण देता है, यह सिद्धांत इस बात का स्पष्टीकरण देता है कि किसी विशेष परिस्थिति में, की के बाद लिखो, कि किसी विशेष परिस्थिति में मनुष्य या व्यक्ति विशेष प्रकार का व्यवहार क्यों करता है, कि किसी विशेष परिस्थिति में मनुष्य विशेष प्रकार का व्यवहार क्यों करता है। मैकडूगल ने माना कि, अब जो मैं की के बाद अब जो ये वाली जो लाइन बोलूंगी इसको या तो ब्लैक पेन से लिखना या इसको अंडरलाइन करना। की के बाद अब लिखना कि मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, कि मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो उसके लिए सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। टाइम कंप्लीट हो गया है तुम्हारा, टाइम इज ओवर। इसको अंडरलाइन कर लेना, ये ब्लैक पेन से कंप्लीट करके इसको कर लेना, ठीक है। बाकी कल कराएंगे। प्रेरक शक्तियों को, प्रेरक शक्ति का, शक्तियों नहीं, प्रेरक शक्ति का कार्य करती है, ठीक है। यानी थैंक कि यू मैम। हाँ, इसको मैं कल बता दूंगी बाकी। ओके जी मैम। हेलो हेलो। हाँ ये बताओ ये वाली मैम ने जो पढ़ाया है, इन्होंने कौन सी यूनिट से स्टार्ट किया है पढ़ाना? लर्निंग और कंसेप्ट्स ऑफ थ्योरीज की यूनिट है ना, एक Unit 4. पार्ट है यूनिट 4 चैप्टर है। यूनिट नहीं थर्ड है। हमारे तो सुनो, यूनिट 3 है ये, और जो इसका सिलेबस है ना, ये चैप्टर 3 पढ़ा रही है मैम इस टाइम, मोटिवेशन। नहीं, जो आज अच्छा पढ़ाया है वो तो नोट होगा, लेकिन इन्होंने पढ़ाया कहाँ से है, स्टार्ट कहाँ से किया है?
इन्होंने कौन लर्निंग से स्टार्ट किया है, क्योंकि जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट थे वो तो मोनिका मैम ने पढ़ा दिए थे ना। हाँ अच्छा, तो मोनिका मैम ने जो पढ़ाया था, उन्होंने जो इंटरनल लिया था वो सेकंड का पूरा लिया था। यूनिट पूरा सेकंड नहीं पूरी लिया आई था थी उसमें। सेकंड का। ना पूरी फिजिकल नहीं आई थी। कॉग्निटिव, अरे नहीं, फिजिकल कॉग्निटिव जो था ना मैम ने पढ़ा दिया था, पर मैम ने एग्जाम में नहीं दिया था। हाँ वो बस उसमें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट तक आया था, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस तक। तब मैम ने पढ़ा दिया था ये, ठीक है। हम्म। पर ये और मैम पढ़ा क्या रही है, इनका ये लिखा क्यों रही है सबको? बच्चे हो क्या अब तुम लोग? आगे से नहीं, इन्होंने बता दिया आगे से ये ही पढ़ाएंगे हमें, ये वाली बुक। हाँ अब मुझे तो यही पता नहीं, मेरा तो पढ़ाएंगे। पहला दिन है भाई क्लास में। मेरा खुद का मैं पहला दिन है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। देख जो थर्ड यूनिट है ना लर्निंग एंड मोटिवेशन वाली, हाँ उसमें कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग दी हुई है अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से। हाँ थॉर्नडाइक, पैवलोव, कोहलर, ये सब इनके बारे में पहले उन्होंने सारी थ्योरीज एक्सपेरिमेंट्स बताए थे एक तो। ठीक। और फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग के भी डीपली एक टॉपिक है इसमें सिलेबस में, वो भी उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया था। तनु तो पहले दिन से ही क्लास ले रही है। हाँ बिल्कुल। यार समझ में आ रहा है तुम लोगों को, इतने दिनों से क्लास ले रहे हो। अरे वो क्या कहते हैं कि हेडिंग्स बता रही हैं, हेडिंग्स लिख लिया, बहुत चीजें बुक में नहीं है ना, इस वजह से चलो और पहले देख एक लेते हैं। सेकंड, सुनो। हाँ हेलो, जो आज हेलो। सचिन सर ने पढ़ाया था वो स्टार्ट किया था यूनिट आज ही। वो यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक है। आज सर ने स्टार्ट किया यूनिट है यूनिट सेकंड पूरी कर दी। पूरी कंप्लीट कर दी सेकेंड यूनिट सर ने। यार सर तो बड़े हाँ और स्पीड में चल रहे हैं। प्रिंसी मैम का बस सेकंड यूनिट चल रहा है। यार सही है, हम तो बुक में से ही कर लेंगे, हमारे पास तो बुक है। वही जो सर बताते रहते हैं ना, वो टॉपिक्स लिख लेती हूँ, उसके बाद जो है वो सारा का सारा कंटेंट बुक में आएगा। सुन पा रहे हैं सभी स्टूडेंट? यस सर। यस सर। आपकी जी जो सर। नेक्स्ट क्लास है ना जो प्रिंसी मैडम लेती हैं, यस सर। वो 12 बजे से होगी आज। 11:30 बजे से होती है ना वो। यस सर। हाँ, आज वो 12 बजे से होगी, तो आप 12 बजे लिंक आ जाएगा, मतलब जो भी है, तो आप ज्वाइन कर लेना 12 बजे, ठीक है? ओके ठीक सर। है इतना बात कर ले। बात तो नहीं है, तो क्लास अब होने वाली है, अब जो है एंड होने वाला है, सर टाइम हो गया अब पे बात नहीं कर रहे हैं हम, पिछला जो छूट गया वो सारा टॉपिक, डिस्कस कर रहे हैं। यस सर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। सर इंग्लिश चलेंगे? इंग्लिश की मेथड वाली जो है, मेथड वाली। पेडागोजी वाली? हाँ हाँ मेथड बोलते हैं, टीचिंग मेथड। जी सर, Yes, कब sir. चलेंगी वो? वो भी चलेगी अभी जब आदेश आ जाएगा ऊपर से। और सर माइक्रो टीचिंग कब से स्टार्ट है? माइक्रो टीचिंग जब ऑफलाइन हो जाएगा, क्योंकि वो जब ही कराई जाएगी। ठीक है सर। ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन में तो बस यह लिखा सकते हैं आपको, अब आप ऑनलाइन में क्या माइक्रो टीचिंग। और सर जो हमारे इंटरनल हुए थे उसकी एग्जाम कॉपीज कब दिखाई जाएंगी, कब मार्क्स पता चलेंगे उसके? उसका तो जब ऑफलाइन हो जाएगा तब आ पाएंगे, आपको नहीं जब दिखा पाएंगे कुछ। सर ऑफलाइन तो भूल जाओ। ऑफलाइन भूल जाए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, देखो आगे क्या होता है। जैसे भी होगा वो सूचना आपको मिलती रहेगी, ग्रुप तो है ही आपके पास, ठीक है? ठीक है सर। ओके, थैंक यू।